नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं। थीम 5 की डिस्कशन चल रही है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जूनागढ़ के एक्सेशन ऑफ इंडिया को समझा था। आज की वीडियो में बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कश्मीर और उसका एक्सेशन। दोस्तों, कश्मीर जो है, पहले तो हमें ये समझना है कि ये एक प्रिंसली स्टेट था जो हम जानते हैं कि महाराजा हरी सिंह नाम के एक हिंदू रूलर के अंडर था। कश्मीर की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम थी, लेकिन इस मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन को एक हिंदू रूलर के अंडर होने से कोई आपत्ति और प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर स्थिति बड़ी पीसफुल थी और जब ब्रिटिशर्स ने ये अनाउंस किया कि भाई प्रिंसली स्टेट्स के पास एक ऑप्शन रहेगा कि वो इंडिया के डोमिनियन या पाकिस्तान के डोमिनियन को ज्वाइन करें और या फिर खुद इंडिपेंडेंट रहें, उस समय जो कश्मीर के रूलर महाराजा हरी सिंह थे, उनके मन में दो चीज़ें आईं। पहली चीज़ उनके मन में ये आई कि भाई अगर मैं इंडिया को ज्वाइन करता हूँ तो इंडिया में एक टावरिंग पर्सनैलिटी नेहरू थे, पटेल थे और बड़े सारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे। तो कहीं ना कहीं हरी सिंह को ये लगा कि भाई इंडिया को ज्वाइन करने के बाद मेरा जो स्टेचर है वो ख़त्म हो जाएगा, मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी और मैं इन बड़े बड़े लीडरों के बीच में एक छोटा सा लीडर बन के रह जाऊंगा। लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान की तरफ सोचा तो उनको ये लगा कि पाकिस्तान तो एक इस्लामिक नेशन बन रहा है, एक इस्लामिक आइडेंटिटी पे बन रहा है, तो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान लोगों का दिल जीत लेगा, लेकिन मुझे कहीं पर भी अकोमोडेट नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो ना तो मुस्लिम था और ना मेरा कोई पाकिस्तान में स्टेक था और ना ही कोई हरी सिंह के मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते भी थे। इस स्थिति में हरी सिंह के मन में ये ख्याल आया कि मेरी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन कश्मीर की ऐसी है कि कहीं ना कहीं मैं एक तरीके से इंडिपेंडेंट अगर रहूं तो मैं इंडिया को और पाकिस्तान को एक तरीके से दोनों को रेजिस्ट कर सकता हूं, और अगर मैं इन दोनों को रेजिस्ट कर लूं तो उस स्थिति में एक चीज़ तय हो जाएगी कि मैं अपना स्टेचर कश्मीर में इंजॉय कर लूँगा और स्टेटस को मेंटेन करता रहूँगा। इंडिया ने कश्मीर के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला। हमने हरी सिंह को केवल एक बात बार बार बोली कि आप लोगों के विशेष का ख्याल रखिए और ये देखिए कि लोग क्या चाहते हैं। वहाँ पर पाकिस्तान जो बगल में था उसने हरी सिंह पे दबाव डाला। हरी सिंह को बोला कि भाई आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस के रूलर हैं, तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कीजिए, और ये दबाव वो ग्रेजुअली बढ़ाते गए। हरी सिंह को थोड़ा सा डर लगा, तो हरी सिंह ने पाकिस्तान के प्रेशर को वार्ड ऑफ करने के लिए, हटाने के लिए पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन कर लिया। स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट के तहत उन्होंने टाइम बाय कर लिया। अब जब ये टाइम बाय कर लिया तो एक चीज़ तय हो गई कि हरी सिंह ने सोचा कि चलो पाकिस्तान जो है अब थोड़ा शांत हो जाएगा, क्योंकि स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट के तहत उसको ये चीज़ तो समझ आ गई कि भाई मैं थोड़ा समय लूँगा सोचने के लिए। लेकिन पाकिस्तान के हौसले बुलंद हो गए। पाकिस्तान को लगा कि भाई स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन कर लिया है तो मर्जर के लिए तो अब नेक्स्ट थिंग जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही साइन करना है। तो हरी सिंह के ऊपर स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन करने के बाद पाकिस्तान तुरंत से दबाव डालना शुरू कर गया कि हरी सिंह अब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कीजिए। हरी सिंह इससे बड़े इरिटेट हुए और हरी सिंह ने बोला भी कि भाई स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट का मतलब ही है ये कि भाई मेरे को टाइम चाहिए तो मैं टाइम लूँगा थोड़ा सा। लेकिन ये चीज़ को पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया। पाकिस्तान थोड़ा सा इम्पेशेंट था और पाकिस्तान ने इस स्थिति में जितने भी वर्ल्ड वॉर 2 से लड़ के सोल्जर्स वापस आए थे और जो पाकिस्तान के इलाकों में जा जा के बस गए थे, पाकिस्तान ने तुरंत उन लोगों को मोबिलाइज़ किया।
साथ में सिविलियंस को लिया और सिविलियंस और मिलिट्री का एक मिक्स करके पाकिस्तान ने तुरंत एक तरीके से उनको ट्राइबल भेष दे के ट्राइबल इन्वेजन ऑफ कश्मीर स्टार्ट कर दिया। अब जब उन्होंने ट्राइबल इन्वेजन ऑफ कश्मीर स्टार्ट कर दिया, एक चीज़ तो तय हो गई दोस्तों कि ये ट्राइबल रेडर्स जो आए, ये ट्राइबल रेडर्स केवल सिविलियंस नहीं थे और केवल पाकिस्तान के वो आए हुए वर्ल्ड वॉर 2 में जो सोल्जर्स थे वो भी नहीं थे। ये दोनों का मिक्सचर था, जिन्होंने ट्राइबल भेष बना के कश्मीर के इलाकों में घुसना शुरू करा। कश्मीर के इलाकों में घुस के इन्होंने टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना शुरू करा, लोगों की हत्या करना शुरू करी और धीरे धीरे करते करते श्रीनगर की तरफ बढ़ते गए। जब ये श्रीनगर में बढ़ते गए, जहाँ पर हरी सिंह अपने निवास में रह रहे थे, तो हरी सिंह को देख के बड़ा स्ट्रेस हुआ। उन्होंने तुरंत जो है नेहरू से मदद मांगी। नेहरू ने बोला कि देखिए, स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट तो आपका पाकिस्तान के साथ है, हमारे साथ तो इनफैक्ट आपका कोई अग्रीमेंट ही नहीं है जिसके तहत हमारे पास कोई ऑब्लिगेशन हो आपको मदद करने की, तो हम मदद कैसे करें। अब हरी सिंह के पास भी ये डिलेमा था कि वो हरकत ये कर चुके थे कि कहीं ना कहीं स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट तो पाकिस्तान के साथ साइन कर लिए थे, इंडिया के साथ तो उनका कोई अग्रीमेंट जेन्युइनली भी नहीं था। तो माउंटबैटन ने उस समय नेहरू को ये बात बोली कि आप हरी सिंह को बोलिए कि अगर वो चाहते हैं कि इंडिया मदद करे तो इंडिया मदद कर देगा, बट प्रोवाइडेड वो इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तुरंत साइन कर लें। ये जो पाकिस्तान के ट्राइबल रेडर्स थे, ये धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे बढ़े और जब ये बढ़ते हुए आगे बढ़े तो हरी सिंह पैनिक में तुरंत दिल्ली आए। आके इन्होंने एक तरीके से भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तुरंत साइन किया और भारत ने बोला कि ठीक है, हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक्सेप्ट करते हैं और हम कश्मीर में लोगों की विशेष को भी रिस्पेक्ट करते हैं और प्लेबिसाइट कर लेंगे। और एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद कश्मीर लीगली भारत का एक हिस्सा बन गया। एक चीज़ तो तय हो गई दोस्तों कि जैसे ही हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का साइन किया, कश्मीर का लीगल स्टेटस क्लियर हो गया था। उसके लीगल स्टेटस पे कोई चर्चा नहीं थी। लीगल स्टेटस ये था कि कश्मीर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत जो प्रोविजंस के तहत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके भारत के साथ एक्सीड कर चुका था और मर्ज कर चुका था, उसकी लीगैलिटी पे अब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था। इनफैक्ट जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया और लीगली कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया, अब जो इलीगैलिटी थी वो ये थी कि भाई भारत के इस लीगल टेरिटरी पे पाकिस्तान के ट्राइबल इन्वेडर्स थे। अब हमारा मोटिव ये था कि कश्मीर के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद हमने तुरंत जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को भेजा कश्मीर। उन्होंने जाके कश्मीर में ट्राइबल्स को रिपेल करना शुरू करा। उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि कश्मीर के ये जो ट्राइबल रेडर्स हैं, इनके थ्रू जो टेरिटरी इन्होंने ऑक्यूपाई करी है वो रीऑक्यूपाई करी जाए और इनको वापस दूर भेजा जाए जहाँ से ये वापस आए थे। दोस्तों, अक्टूबर में आर्मी ने अपने ऑपरेशंस चालू करे। आर्मी के ऑपरेशंस चलते गए और दिसंबर में मौसम ख़राब होने के कारण, सर्दियों के ऑनसेट के कारण ऑपरेशंस को रोकना पड़ा। जब ऑपरेशंस रुके, उस समय स्थिति कुछ ऐसी थी कि पाकिस्तान के ट्राइबल इन्वेडर्स के कंट्रोल में कश्मीर के काफ़ी हिस्से थे, लेकिन काफ़ी हिस्से भारत के ट्रूप्स रीऑक्यूपाई कर चुके थे। अब इस स्थिति में जब एक तरीके से आर्मी के ऑपरेशंस रुके हुए थे, तो माउंटबैटन की एडवाइस पे नेहरू ने एक तरीके से कश्मीर को यूएन ले जाने में सही समझा। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिबेट उठता है कि नेहरू को यूनाइटेड नेशंस कश्मीर के इशू को ले जाने की क्या ज़रूरत थी और जो उन्होंने किया क्या वो ठीक था या नहीं था। इस पहलू पे चर्चा करना बड़ा महत्वपूर्ण है। कश्मीर का मसला माउंटबैटन की एडवाइस पे नेहरू ने यूनाइटेड नेशंस में उठाया। कश्मीर में जो ये
एक तरीके से पाकिस्तान के ट्राइबल इन्वेडर्स थे जिन्होंने ये टेरिटरी का इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखा था, इसके बारे में इंडिया ने चर्चा करने की सोची। जब इंडिया ने अपना एक केस प्रेजेंट किया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने, इंडिया ने उस समय बिल्कुल क्लियर कट तरीके से एक बात सिंपली बोली। इंडिया ने ये बात बोली कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, कश्मीर इंडिया का एक लीगल टेरिटरी है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पाकिस्तान को बोलिए कि भाई कश्मीर में जो उन्होंने ट्राइबल इन्वेडर्स भेजे हैं, पहले तो वो उनको वापस बुलाएं, दूसरा उनको किसी प्रकार का सपोर्ट ना दें, और तीसरा कि जो टेरिटरी उन्होंने ऑक्यूपाई करी है उसको बोलें कि वो छोड़ के जाएं, क्योंकि कश्मीर एक लीगल टेरिटरी ऑफ इंडिया है। हमने ये 3 पॉइंट्स के तहत अपनी एप्लीकेशन प्रेजेंट करी। दोस्तों, इस एप्लीकेशन में क्या इंडिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ये गुहार लगाई कि आप कश्मीर में आर्बिट्रेट कीजिए? ये तो कहीं पर भी नहीं था। क्या इस पिटीशन में जो हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखी, क्या इसमें हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ये बोला कि आप कश्मीर की लीगैलिटी को टेस्ट करके बताइए कि वो लीगल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था या नहीं था? हमने वो भी नहीं बोला। हम कश्मीर को यूनाइटेड नेशंस लेके गए, हमने कश्मीर को सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा, क्योंकि हमने यूनाइटेड नेशंस चार्टर का आर्टिकल 35 पढ़ा, और आर्टिकल 35 यूएन चार्टर का ये बोलता है कि कोई ऐसी परिस्थिति अगर अराइज होती है जिससे कि वर्ल्ड पीस थ्रेटन हो, तो वो परिस्थिति वो देश सिक्योरिटी काउंसिल के सामने ला सकता है। हमने अपने पिटीशन में कश्मीर के मसले को जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा, तो आर्टिकल 35 का जो यूएन का चार्टर था उसके तहत हमने ये बात बोली कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप कश्मीर में, जो कि भारत की एक लीगल टेरिटरी है, उसमें पाकिस्तानी इंट्रूडर्स जो हैं उसको बोलिए कि ना तो उनको वो वापस लेके जाए, बल्कि साथ में उनका सपोर्ट बंद करे, और जो टेरिटरी उन्होंने एक्वायर कर रखी है वो वापस भारत को दे, क्योंकि वो इलीगल ऑक्यूपेशन है। हमारे इस 3 पॉइंट के जो एप्लीकेशन हमने रखी, उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पीस तभी हो पाएगा जब पाकिस्तान अपनी इस हरकत को कश्मीर में जो उसने करी है उसको अंडू करे, और अगर भारत और पाकिस्तान पीसफुल रहेंगे तो वर्ल्ड पीसफुल रहेगा। नेहरू का जो पर्सपेक्टिव था वो ये था कि कश्मीर का ये जो मसला है जिसमें पाकिस्तान ने ये हरकत करी है, इस हरकत के कारण वर्ल्ड पीस थ्रेटन हो सकती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो मजबूरन भारत और पाकिस्तान पीसफुल नहीं रहेंगे, और अगर भारत पाकिस्तान पीसफुल ना रहे तो जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड की विभिन्न पावर्स जो हैं वो भारत या पाकिस्तान के सपोर्ट में आएंगी, और पूरा रीजन डिस्टेबलाइज होगा, और रीजन के साथ साथ वर्ल्ड पीस मेंटेन नहीं होगा। दोस्तों, भूलिएगा मत कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको ये बात बोली भी थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना एक बहुत महत्वपूर्ण गोल था पूरे वर्ल्ड के लिए, और इस वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए इंडिया ने एक ये रिस्पॉन्सिबल एक्ट किया। बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि पूरे फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके एक तरीके से नरेटिव फैलाया जाता है, और जा भी रहा है, कि कश्मीर को हमने इंटरनेशनलाइज कर दिया, कश्मीर को हम यूएन जो लेके गए वो गलत था। दोस्तों, अगर आप इतिहास को एक फैक्चुअली न्यूट्रल तरीके से पढ़ें तो आप समझेंगे, और जो पॉइंट्स मैंने आपको भी बताए, आप उन पॉइंट्स को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप समझेंगे कि यहाँ पर कोई नेहरू की कोई पर्सनल इशू नहीं थी कश्मीर को ले जाने में यूएन। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव था इंडिया का, वो कश्मीर को लेके ये नहीं था कि यूएन हमें ये बताए कि भाई कश्मीर हमारा लीगल टेरिटरी भी है या नहीं है। हमारा मोटिव केवल ये था
कि आर्टिकल 35 के तहत जो यूएन चार्टर चाहता है कि वर्ल्ड पीस मेंटेन हो, उस पॉइंट को एग्जीक्यूट करने के पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान को बोला जाए कि वो अपने घटिया व्यवहार को डेटर करे। लेकिन आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि मेजॉरिटी जितने आपने ये डिस्टॉर्टेड नैरेटिव बेस्ड वीडियोस देखे होंगे, उनमें आर्टिकल 35 यूएन चार्टर के बारे में कोई चर्चा नहीं होती। कश्मीर के मसले का जो वर्ल्ड पीस से लिंकेज था उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती, बट केवल एक ही पॉइंट पे चर्चा होती है कि नेहरू गलत थे। देखिए, नेहरू गलत थे या नहीं थे वो यूपीएससी नहीं पूछने वाला है। यूपीएससी आपसे फैक्ट्स पूछेगा कि अगर हम यूएन गए तो हम यूएन किस रीज़न से गए, और रीज़न हमारे सामने क्लियर है जो हमने अभी एग्जामिन किया। समस्या ये थी कि हम यूएन जब इस पर्सपेक्टिव से गए तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस पूरे मसले को अपने ही हिसाब से एनलार्ज करते हुए मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे चर्चा करनी शुरू कर दी और मल्टीपल कमीशन बिठाने शुरू कर दिए, रादर देन पाकिस्तान को बोलने के कि भाई आप अपने इलीगल ट्रूप्स को वापस लेके जाइए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्रिटेन और यूएस का जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि वो चाहते थे एक तरीके से कि कश्मीर के मसले पे कोई इंस्टेंट सोल्यूशन ना आए, क्योंकि वो ये चाहते थे कि अगर कश्मीर के मसले पे कोई इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं जो कोल्ड वॉर की स्थिति अनफोल्ड हो रही थी उसमें ब्रिटेन और यूएस ये चीज़ देख पाते कि पाकिस्तान या इंडिया में से वो किसको सपोर्ट कर पाते और कौन उनको सोवियत को काउंटर करने में मदद करता। अनफॉर्चुनेट बात है कि अपने सेल्फिश रीजंस के कारण ब्रिटेन ने और यूएस ने कश्मीर के इस इशू को एक डिस्प्यूट बना दिया, जहाँ पर डिस्प्यूट कुछ नहीं था बल्कि एक कंप्लेंट थी, जहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक फेथ था कि आर्टिकल 35 को वो जेन्युइनली एग्जीक्यूट करते हुए वर्ल्ड पीस को प्रमोट करेगा। और इंडिया की जो 1 पॉइंट कंप्लेंट की आप पाकिस्तान को बोलिए कि जो उसने गलत किया है उसको अंडू करें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने हर एक चीज़ करी इंस्टेड ऑफ टेलिंग पाकिस्तान कि आप अपने जो ट्राइबल्स हैं उनको वापस लेके जाएं और जो टेरिटरी आपने इलीगली ऑक्यूपाई करी है उसको लौटा दें। तो यूएन ने पूरी कोशिश करी, सिक्योरिटी काउंसिल ने खास करके, कि एक सिंगल पॉइंट स्टेटमेंट जिससे कि वो पाकिस्तान को बोल सकते थे कि आप अपने व्यवहार को बदलिए और जो आपने गलत काम किया है उसको तुरंत अंडू कीजिए, वो चीज़ उन्होंने नहीं करी, लेकिन बाकी सब उन्होंने करा। और अनफॉर्चुनेट बात यह है दोस्तों कि इस दौरान जब ये पूरी परिस्थिति अनफोल्ड होती गई भारत के सामने, जब भारत ने भी ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो एक सिंगल पॉइंट डायरेक्टिव इशू करके पाकिस्तान को डेटर कर सकता था, वो करने के बजाय सिर्फ मसले को प्रोलॉन्ग कर रहा है ये देखने के लिए कि वो कोल्ड वॉर में पाकिस्तान का प्रयोग करके सोवियत को काउंटर कर पाएगा या भारत का प्रयोग करके सोवियत को काउंटर कर पाएगा। उस स्थिति में भारत को ये रियलाइजेशन हो गया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बस का नहीं है कश्मीर के मसले में कोई सोल्यूशन लाना, और हम कोई सोल्यूशन नहीं चाहते थे। हमारा सोल्यूशन केवल एक पॉइंट का था, और वो पॉइंट ये था कि आप केवल पाकिस्तान को बोल दीजिए कि वो अपने इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी को छोड़ के वापस चला जाए। बट अनफॉर्चुनेट बात है कि ये हुआ नहीं, और 1949 में फाइनली जो स्थिति थी वो ये थी कि उन इलाकों पे जिन इलाकों में पाकिस्तान ने कब्ज़ा करके रखा हुआ था, उन इलाकों में पाकिस्तान ने अपना कब्ज़ा जारी रखा। भारत ने जिन एरियाज़ को रीऑक्यूपाई कर लिया था, भारत ने अपनी पोजीशन वहीं होल्ड करके रखी, और टेम्पररली कश्मीर में उन दोनों पार्टीज़ को बांटने के लिए एक सीज़ फायर लाइन का गठन हुआ। ये सीज़ फायर लाइन कराची एग्रीमेंट के तहत बनी, और यही सीज़ फायर लाइन को इवेंचुअली लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया गया शिमला एग्रीमेंट के तहत 1972 में। लेकिन इस पूरे केस में अब आप 2-3 चीज़ें ज़रूर समझ गए होंगे। डिबेट ये नहीं था कि नेहरू सही हैं या गलत है। डिबेट ये था, नंबर 1, कि हम कश्मीर के मसले को जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने लेके गए तो हमने सिक्योरिटी काउंसिल से क्या आग्रह किया,
और जो हमने आग्रह किया वो ये किया कि भाई आप पाकिस्तान को बोलिए कि अपने इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी को वो वापस छोड़ के चला जाए। दूसरा, जब हम लोग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल गए तो हमने जाकर सिक्योरिटी काउंसिल को ये नहीं बोला कि आप आर्बिट्रेट कीजिए, हमने उनको यही बोला कि आप पाकिस्तान को डायरेक्टिव इशू कीजिए कि जो टेरिटरी इलीगली उसने ऑक्यूपाई करी है और जो इन्वेडर्स को वो सपोर्ट कर रहा है उनको छोड़ के वो वापस जाए। और तीसरा, हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब कश्मीर का मसला पेश किया तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर्टिकल 35 के चार्टर के तहत वर्ल्ड पीस को इंश्योर करने के लिए, इंडिया और पाकिस्तान को पीसफुल रखने के लिए अपना काम जेन्युइनली करे। हमने कभी भी वहाँ जाकर सिक्योरिटी काउंसिल में अपने कंप्लेंट में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ये बात नहीं बोली थी कि आप लीगैलिटी ऑफ कश्मीर या लीगैलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को देखें। उसके ऊपर तो कोई चर्चा हुई नहीं कभी, ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में और ना इंडिया में। तो हमारा आर्ग्यूमेंट बिल्कुल क्लियर था कि अगर इंडिया पाकिस्तान पीसफुल ना रहे तो कहीं ना कहीं वो पीसफुल ना रहने का कारण होगा कश्मीर। और दोस्तों, ये इतिहास गवाह है कि 1965-1971 की जंग, 1999 में कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट और उसके बाद कॉम्पिटिटिव टेररिज्म इंडस्ट्री के तहत पाकिस्तान का पूरा एक तंजीम बेस्ड अप्रोच ऑफ टेररिज्म जो भारत के खिलाफ उसने हमेशा चलाया, वो चलाया केवल कश्मीर के कारण। अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उस टाइम पे अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को ना देखता और उस समय ब्रिटेन और यूएस अगर अपने सेल्फिशनेस को छोड़ के जिन प्रिंसिपल्स के तहत उन्होंने यूनाइटेड नेशंस बनाया था, अगर वो उन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लेते और कश्मीर के मसले में एक 1 पॉइंट डायरेक्टिव पाकिस्तान को इशू करके कश्मीर की टेरिटरी में जो पाकिस्तान के इन्वेडर्स थे उनको हटा देते, तो सिर्फ भारत और पाकिस्तान पीसफुल ना होता, बल्कि इससे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्रिटेन और यूएस का ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की फंक्शनिंग में हमें एक तरीके के ट्रस्ट डेफिसिट के इश्यूज आए, वो ट्रस्ट डेफिसिट के इश्यूज यूएन के चार्टर की वजह से नहीं आए, वो आए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस और ब्रिटेन के प्रिंसिपल्स को लेके कि ये दो सुपर पावर्स जो एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड लेके यूएन जैसी संस्था का गठन करने के बाद भी अगर उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रही तो ये चीज़ हमें सही नहीं लगी। इसी कारण से हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इस पूरे गेम के फेलियर के बाद ये चीज़ जानना शुरू कर दी और ये बात बोलना शुरू कर दी कि कश्मीर क्योंकि ऑलरेडी एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद भारत का ही लीगल हिस्सा है और पाकिस्तान ने क्योंकि उसमें इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखी है, तो ये मसले को हम बायलैटरली रिजॉल्व कर लेंगे। हमें सिक्योरिटी काउंसिल से कोई डायरेक्टिव की ज़रूरत पाकिस्तान को नहीं है। सो दिस इज़ हाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द इंटायर इशू ऑफ कश्मीर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ यूएन इशू टू दैट ऑफ अ बायलैटरल इशू। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से कश्मीर का यूएन का पूरा केस आपको फैक्चुअली क्लियर हो गया होगा। यूपीएससी में फैक्चुअली चीज़ें लिखनी हैं, पॉलिटिकल कलर्स और नैरेटिव्स नहीं लिखने। तो हमने जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर चर्चा करी एंड आई होप कि इन फैक्ट्स के थ्रू आपको कश्मीर की पोजीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रोच पूरी क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।